तो पहला हमारा टॉपिक यहाँ पे प्लास्टिसिटी। अगर इस पिक्चर पे थोड़ा गौर करें, होता क्या है, प्लास्टिसिटी होती क्या है कि जब इसको डिफॉर्म किया जाता है ना, तो ये बॉडी थोड़ी सी अपनी शेप में थोड़ी सी डिफॉर्मेशन शो करती है, लेकिन एट पर्टिकुलर लिमिट तक। फॉर एग्जांपल ये वो लिमिट है, अगर यहाँ पे इसको हम छोड़ दें तो वापसी अपनी ओरिजिनल पोजीशन अटेन कर लेती है। लेकिन अगर इस पर्टिकुलर पोजीशन से हम आगे और इसको फोर्स देना शुरू कर दें तो स्ट्रेस इतना ज़्यादा बढ़ता है कि वो उसकी यील्ड जो पॉइंट होता है ना, यील्ड पॉइंट को क्रॉस कर लेता है। और यील्ड पॉइंट के बाद फिर हमारे पास इलास्टिकल डिफॉर्मेशन होती है। तो बेसिकली यील्ड पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है कि यील्ड पॉइंट से अगर पीछे पीछे अगर हम छोड़ दें फोर्स लगाना, तो हमारा जो मटेरियल होता है वो आपसे अपनी ओरिजिनल शेप अटेन कर लेता है। लेकिन अगर यील्ड पॉइंट से ज़्यादा हम उसको फोर्स दें या स्ट्रेस दें, तो उसके बाद फिर हमारे पास प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट होना शुरू होती है। वही चीज़ यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड में लिखी हुई है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि हमारे पास दो किस्म की डिफॉर्मेशन होती है। एक होती है रिवर्सिबल डिफॉर्मेशन, एक होती है इरिवर्सिबल डिफॉर्मेशन। तो एक हमारे पास होती है रिवर्सिबल डिफॉर्मेशन, एक होती है इरिवर्सिबल डिफॉर्मेशन। रिवर्सिबल क्या होती है, वही हम अगर यील्ड पॉइंट से पहले पहले अपने मटेरियल को छोड़ दें और मटेरियल वापसी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए, अपने आप को रिकवर कर ले, तो उसको हम बोलते हैं कि वो रिवर्सिबल डिफॉर्मेशन है। इसी तरह अगर हम बॉडी को डिफॉर्म कर रहे हैं और वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं आ सके, तो उसको हम बोलते हैं कि वो इरिवर्सिबल डिफॉर्मेशन है। इसी तरीके से कुछ इसकी कुछ थ्योरीज पेश की गई। प्लास्टिसिटी होती क्या है? इट इज़ कंसर्न विद मटेरियल विद इनिशियल डिफॉर्म इलास्टिसिटी बट विच डिफॉर्म प्लास्टिकली अपॉन रीचिंग अ यील्ड स्ट्रेंथ। अब होता है क्या, जैसे स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ को देखें अगर हम, तो ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। इनिशियली यहाँ पे सारा इलास्टिकल डिफॉर्म होता है, फिर एक पॉइंट आता है यील्ड पॉइंट। उस पॉइंट के बाद ना फिर आपकी एक अल्टीमेट स्ट्रेंथ आती है, फिर उसके बाद आपका मटेरियल फेल होता है। ये डक्टाइल मटेरियल के लिए। अब होता है क्या है, यील्ड पॉइंट से पहले पहले कि आपको जो सारी डिफॉर्मेशन होती है ना, सारी आपकी इलास्टिकल डिफॉर्मेशन होती है। फिर यील्ड पॉइंट के बाद यहाँ पे अल्टीमेट स्ट्रेंथ तक ये सारी आपकी स्ट्रेन हार्डनिंग होती है। यहाँ पे मटेरियल ना, अगर मटेरियल के अंदर कोई डिफेक्ट वगैरह आपके होते हैं, तो सारे डिफेक्ट यहाँ पे ख़त्म भी हो रहे होते हैं। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ना जो कि आपकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है, यहाँ पे आपका मटेरियल बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होता है। फिर उसके बाद हम अगर फर्दर हम उसको फोर्स लगा रहे होते हैं, स्ट्रेस दे रहे होते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा मटेरियल फर्दर डिफॉर्म होना शुरू होता है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं नेकिंग। इसके बाद जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं नेकिंग बोलते हैं। और इससे पहला प्रोसेस होता है ये स्ट्रेन हार्डनिंग होता है। ये जो हमारे पास इलोंगेशन हो रही है, इसे हम बोलते हैं कि ये इलास्टिकली डिफॉर्म हो रहा है। इसके बाद जो होता है उसको बोलते हैं कि प्लास्टिकल डिफॉर्म हो रहा है। सही है। ये हमारे पास फेलियर पॉइंट होता है, ये यील्ड पॉइंट होता है, ये आपके पास अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है। तो होता है कि जब भी किसी बॉडी को हम लोग डिफॉर्म कर रहे होते हैं, उसके यील्ड पॉइंट के बाद में, तो उसके अंदर बहुत सारे जो माइक्रोवॉइड्स बनना शुरू हो जाते हैं। अब होता ये है कि हमारा ये मटेरियल है, इस मटेरियल के अंदर पहले कुछ एटम ऐसे रिप्लेस थे। तो ये बीच में ना कुछ स्पेस मैंने जानबूझ के छोड़ी हुई है। और जब इसको फोर्स लगाई जाती है ना, तो यील्ड पॉइंट तक तो ये अपनी जगह पे वाइब्रेट करते रहते हैं। तो ये जैसे ही छोड़ेंगे वापसी वो स्टेबल हो जाएंगे। लेकिन जैसे यील्ड पॉइंट से हम एक्सीड करते हैं ना, तो होता है क्या, ये मटेरियल जो मॉलिक्यूल है अपने आप को आपस में इनक्लोज होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मॉलिक्यूल उठ के आया और इनके बीच में जो गैप था ना, इसको फिल कर दिया इसने। सही है। इस तरह ये मॉलिक्यूल इनके और करीब आ गया। तो जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ तक पहुंचने का मकसद क्या होता है, जो मटेरियल यहाँ पे पहुंचता है, इसका मकसद क्या होता है कि जो इसके अंदर डिफेक्ट्स होते हैं ना मटेरियल के अंदर, वो डिफेक्ट्स को पहले ओवरकम कर रहा होता है। ड्यूरिंग स्ट्रेस, जब स्ट्रेस लगा रहे होते हैं किसी मटेरियल को, तो मॉलिक्यूल अपने आपस को आपस में अरेंज करते हैं। और जो अक्सर ऐसा होता है, जो डिफेक्ट होते हैं ना, वो डिफेक्ट ओवरकम भी हो रहे होते हैं। और जहाँ डिफेक्ट नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ डिफेक्ट नहीं था, मॉलिक्यूल था, वहाँ पे डिफेक्ट बनना शुरू भी हो जाता है। तो दो काम हो रहे होते हैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ तक जब मटेरियल पहुँच रहा होता है। पहले चीज़ आपके कुछ डिफेक्ट ख़त्म भी हो रहे होते हैं, जैसे यहाँ पे डिफेक्ट ख़त्म हो गया। और जो मॉलिक्यूल के डिस्प्लेस होने की वजह से अक्सर जगह में माइक्रो वॉइड्स भी बन जाते हैं, मतलब डिफेक्ट आना शुरू हो जाता है। तो यील्ड पॉइंट के बाद आपके दो प्रोसेस हो रहे होते हैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ तक पहुंचने के लिए।
फिर दो वहाँ पे डेफिनेशन आ गई है। पहले बस कि स्मॉल प्लास्टिक स्ट्रेन क्या होता है और लार्ज प्लास्टिक स्ट्रेन क्या होता है। ये बेसिकली थ्योरी है। स्मॉल प्लास्टिक प्लास्टिक स्ट्रेन में हम क्या सपोज करते हैं कि हमारा जो मटेरियल है ना वो प्लास्टिकली डिफॉर्म हो ही नहीं रहा, वो सिर्फ इलास्टिकली डिफॉर्म होता है, इलास्टिकल डिफॉर्म होता है और यहीं पे आके फेल हो जाता है। इसके बाद फर्दर प्लास्टिकली डिफॉर्म होता ही नहीं है। तो जो उसकी जो डिफॉर्मेशन होती है वो सिर्फ इलास्टिकली ही होती है। यही इसका हम बोलते हैं कि बहुत कम ही स्मॉल प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होती है। इस तरह दूसरे किसी का मटेरियल ऐसा होता है जिसमें बहुत ज़्यादा सिर्फ होता ही वो प्लास्टिकल डिफॉर्म है, वो इलास्टिकल डिफॉर्म होता ही नहीं है। इसको हम बोलते हैं वो परफेक्टली प्लास्टिक होता है। फॉर एग्जाम्पल एक मटेरियल है, वो डिफॉर्म जैसे इसको डिफॉर्म करते हैं ना, ये लिखा हुआ है, ये थोड़ा बाद में आएगा, अभी थोड़ा ऊपर से जाएगा। ये इसमें लिखा क्या हुआ है कि मटेरियल है ना, शुरू शुरू में मटेरियल जैसे हम उसको स्ट्रेन देने लगे, जिसका इनिशियल पॉइंट था जिसका बाद वाला फाइनल पॉइंट चला गया, जैसे उसको स्ट्रेन देने लगे ना तो क्या हुआ कि वो इलास्टिकल डिफॉर्म नहीं, वो फ़ौरन से पहले ही सारा का सारा प्लास्टिकल डिफॉर्म हो रहा है। ये बाद में समझाऊंगा ये बना कैसे। अभी सिर्फ तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो मटेरियल है ना वो परफेक्टली एक प्लास्टिक मटेरियल है। परफेक्टली प्लास्टिक से मुराद क्या है कि ये इलास्टिकली डिफॉर्म हो रहा है तो तब भी बहुत कम डिफॉर्म हो रहा है, ये प्योरली प्लास्टिकल डिफॉर्म हो रहा है। प्लास्टिकल डिफॉर्म कब होता है, जब हम कोई प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक्सट्रूजन परफॉर्म कर रहे हैं या ड्राइंग परफॉर्म कर रहे हैं, या हम फोर्जिंग वगैरह का जो प्रोसेस होते हैं ना, इनमें हम अपने मटेरियल को पहले थोड़ा गर्म करते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि गर्म करने की वजह से हमें उस पर फोर्स कम लगानी पड़ती है इसको डिफॉर्म करने के लिए, और वो बॉडी बड़ी जल्दी डिफॉर्म भी होती है। तो जब कुछ चीज़ गर्म होती है ना, जब उसको फोर्स लगाई जाती है तो वो स्टार्ट ही प्लास्टिकल डिफॉर्म से होता है, इलास्टिकली बहुत कम डिफॉर्म होता है। तो ये सेकंड थ्योरी है ना, ये बेसिकली आपके जो प्रोसेस होते हैं ना इंडस्ट्रीज़ में, जैसे फोर्जिंग हो गई, आपके जो बेंडिंग वगैरह हो गई, पंचिंग के प्रोसेस होते हैं, इन सब के अंदर आपकी ये वाली थ्योरी काम आ रही होती है, लास्ट प्लास्टिकल स्ट्रेन वाली थ्योरी। इसमें है क्या, वो लिखा हुआ डस्ट जो प्लास्टिसिटी है क्या वो डिज़ायरेबल प्रॉपर्टी है आपकी, क्या नहीं। अब इसमें लिखा गया हुआ है हाँ वो भी एक डिज़ायरेबल प्रॉपर्टी है। आपको जो कुछ प्रोसेस होता है जैसे एक्सट्रूजन हो गया, वायरिंग हो गया, ड्राइंग हो गई, शीट मेटल के आपके जो फॉर्मिंग वगैरह प्रोसेस हो गए, उन सब के अंदर आप जो प्लास्टिसिटी है उसको यूज़ कर रहे हो। तो अगर ऐसा ना हो, फॉर एग्जाम्पल इसको हमने बेंड किया, और जब इसके हमारा जो हैमर है इसको ऊपर उठाएंगे, वापसी अपने मटेरियल ओरिजिनल शेप एक्वायर कर लेगा, प्लास्टिसिटी अगर ना हो तो तुम्हारी जो प्लास्टिसिटी है वो एक अच्छा इम्पैक्ट भी डालती है हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, जो कि कुछ इन प्रोसेस में हमारे यूटिलाइज हो रही होती है। अभी वही पॉइंट लिखा हुआ है, हमारे पास जो परमानेंट डिफॉर्मेशन होती है वो सिर्फ उसी वक्त अचीव हो सकती है अगर हम प्लास्टिक रीजन के अंदर उसको फोर्स लगाएं। अगर मटेरियल अपने अंदर प्लास्टिक रीजन के अंदर हो तो हमारी कोशिश होती है कि इस मटेरियल है उसको हम फोर्स लगा रहे हैं, ये अपने पहले से ही अपनी जो इलास्टिक लिमिट है ना वो अचीव कर चुका हो। उसके लिए हम करते क्या है, इसको पहले वो थोड़ा सा हॉट कर लेते हैं। दो किस्म की वर्ड यूज़ होते हैं, एक होता है कोल्ड वर्क, एक होता है हॉट वर्किंग और कोल्ड वर्किंग। हॉट वर्किंग क्या होती है कि हम अपने जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना इस मटेरियल का, इस मटेरियल के मेल्टिंग पॉइंट से 0.2 टाइम्स या 0.3 टाइम तक इसको गर्म करते हैं। और हॉट वर्किंग क्या होती है कि इसको हम 0.5 से लेकर 0.7 तक इस मटेरियल को गर्म करते हैं। तो ये कोल्ड वर्किंग हॉट वर्किंग ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, इसमें होता ये है कि अपने मटेरियल को गर्म करते हैं, कोल्ड में 0.2 या 0.3 तक गर्म करते हैं टाइम्स तक, और हॉट में 0.5 से 0.7 टाइम्स तक जो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है इसको गर्म करते हैं। इससे होता क्या है कि इससे हमारे पास जो इलास्टिक जो रेंज होती है ना, इलास्टिक रेंज को हम ओवरकम कर लेते हैं, और सिर्फ प्लास्टिकली इसके डिफॉर्मेशन का हम लोग फ़ायदा उठा रहे होते हैं। लेकिन ये प्रोसेस हम लोग स्ट्रक्चर वगैरह में यूज़ नहीं करते, क्योंकि स्ट्रक्चर में हम चाहते हैं कि हम यील्ड पॉइंट के अंदर अंदर ही रहें। बेसिकली जितनी भी आपकी डिज़ाइनिंग होती है ना, जो स्ट्रक्चर की डिज़ाइनिंग हो गया, कुछ जितने भी इक्विपमेंट्स हो गए, उनकी डिज़ाइनिंग हम कर रहे होते हैं यील्ड पॉइंट के अंदर अंदर रहते हुए। हमारा जो फेलियर होता है ना किसी भी चीज़ का, फॉर एग्जांपल दरवाजे की हिंज भी है, दरवाजे की हिंज को भी यील्ड पॉइंट के अंदर अंदर रहते हुए डिज़ाइन किया जाता है। अगर उससे बाहर डिज़ाइन करेंगे तो वो एक किस्म का फेलियर ही होता है। बाहर वो फेल हमें लगता नहीं, लेकिन वो फेलियर में काउंट हो रहा होता है। तो जितने भी दूसरे खासकर इन प्रोसेस को हटा के, इन प्रोसेस में प्लास्टिसिटी प्रेफरेबल है कि उसको हम इसके अंदर हम लोग इलास्टिसिटी को इग्नोर करके सिर्फ प्लास्टिसिटी को ले रहे होते हैं। बाकी दूसरे जितनी एप्लीकेशन है जिसमें
स्ट्रक्चरल की एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें हमारा जो फेलियर होता है ना वो यील्ड पॉइंट से स्टार्ट हो जाता है। अब जो प्लास्टिसिटी है ना, प्लास्टिसिटी के लिए पढ़ने के लिए पहले कुछ हम एजम्पशंस करते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, ऊपर हो जा रहा है? आ रहा है समझ में। ज़्यादा तेज़ तो नहीं जा रहा? असल में स्लाइड में नहीं ज़्यादा नहीं, इसलिए ज़्यादा तेज़ तो नहीं जा रहा ना? सही है। सही है। तेज़ हो तो बता देना, कभी ज़्यादा तेज़ हो तो बता देना मुझे। ओके। अच्छा, कुछ एजम्पशंस हैं प्लास्टिसिटी की, इसमें से 5 ही हैं। शुरू में क्या है कि हमने बोला हुआ है कि ये जो इंडिपेंडेंट ऑफ रेट इफ़ेक्ट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे रबर बैंड है, सही है। रबर बैंड को मैं फोर्स लगाता हूँ, अब ये फोर्स जो मैं लगा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं पहले सेकंड में मैंने फोर्स लगाई 1 न्यूटन, सही है। दूसरे सेकंड मैंने फोर्स बढ़ाई कर दी 5 न्यूटन, और तीसरे में मैंने कर दी 10 न्यूटन। पहले सेकंड में ज़ीरो सपोज कर लो, सही है। तो हर सेकंड में मेरी फोर्स का जो इंक्रीमेंट आ रहा है ना, वो 5 5 का आ रहा है। इस तरह एक और केस है, मैंने फोर्स लगाई पहले 0 सेकंड में 0, दूसरे सेकंड में लगा दी, पहले सेकंड में लगा दी मैंने 10, मतलब बढ़ाते आ रहा हूँ, इंक्रीमेंट कर रहा हूँ फोर्स में। फिर अगले सेकंड में मैंने कर दी इसको 20। अभी क्या बता रहा है आपको, जो रिस्पॉन्स होगा ना इसका, इसका जो रिस्पॉन्स होगा, जैसे ये इंडिपेंडेंट ऑफ रेट इफ़ेक्ट है। फॉर एग्जांपल अगर आपका इसको फोर्स लगाने का रेट ज़्यादा है, सही, यहाँ पे रेट ज़्यादा आपका फोर्स लगाने का, तब भी वो ऐसा ही स्ट्रेस स्ट्रेन, तब भी वो ग्राफ जो बनेगा ना इसका, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो वो सेम बनेगा। अगर आपका फोर्स लगाने का इफेक्ट कम है तब भी सेम बनेगा, और अगर आपका फोर्स लगाने का जो रेट है तब भी सेम बनेगा। ये बिल्कुल ऐसी है कि अगर हम जल्दी टाइम पे फोर्स लगा रहे हैं ना किसी भी बॉडी को, जैसे फॉर एग्जाम्पल मोबाइल है, मोबाइल में हम फोर्स लगा रहे हैं, सही है। अगर वो फोर्स हम जल्दी जल्दी बढ़ा रहे हैं ज़्यादा, सही है, उस वक्त में जो उसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो बनेगा या ग्राफ जो बनेगा, वो भी वैसे बनेगा अगर हम उसको स्लो लगाएं। तो ये जो रेट होता है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ रेट इफेक्ट होता है। जल्दी फोर्स लगाओ, देर से लगाओ, आपका जो रिस्पॉन्स होगा वो सेम दिखा रहा होगा। दूसरा, आपका जो मटेरियल है वो सपोज किया हुआ है कि वो इनकम्प्रेसिबल है, आप उसको कंप्रेस नहीं कर सकते। मॉलिक्यूल मतलब ऑलरेडी, जैसे यहाँ पे अगर बात करें, जब हम मटेरियल को स्ट्रेच करके इस पॉइंट तक ले आते हैं ना, यहाँ पर, इसके बाद ये होता है कि मटेरियल अपनी बिल्कुल एक्सट्रीम स्ट्रेंथ पे होता है मटेरियल, इस पॉइंट पे, सही है। इसके बाद फिर नेकिंग स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर मैंने एक और पॉइंट सपोज किया हुआ है, या जम्पशन इनकी, कि हमारा जो मटेरियल है वो इनकम्प्रेसिबल है, प्लास्टिक रेंज के अंदर वो कंप्रेस नहीं हो सकता। तीसरी है, देयर इज़ नो ब्रूस सिंगर इफेक्ट, ये देखते हैं क्या होता है। और मटेरियल जो है वो आइसोट्रॉपिक होता है, मतलब हर तरफ से वो सेम प्रॉपर्टी शो करता है। अगर उसके जो, जैसे एक मटेरियल ये है, वुड की एग्जांपल लें, अगर हम यहाँ से फोर्स लगाते हैं तो जो अंदर जो रेजिस्टेंस शो कर रहा है, फॉर एग्जांपल वो 5 पास्कल की रेजिस्टेंस शो कर रहा है, सही है। अगर हम यहाँ से फोर्स लगाए ना, तब भी उतने ही पास्कल की अगर वो रेजिस्टेंस शो करता है, तो इसका बोलते हैं कि वो आइसोट्रॉपिक है। आप भले पोजीशन चेंज कर दो अपनी फोर्स की, उसका इम्पैक्ट जो होगा ना वो सेम होगा। इस तरह लास्ट पॉइंट यह, यील्ड स्ट्रेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है कि हर तरफ से सेम प्रेशर लग रहा हो। अगर हर तरफ से सेम प्रेशर लग रहा है ना, तो जो यील्ड स्ट्रेस होगा उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा। मतलब मटेरियल कहना चाहिए, मटेरियल डिफॉर्म ही नहीं होगा। यहाँ से भी स्ट्रेस लग रहा है, 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 चारों तरफ से इक्वल स्ट्रेस लग रहा है। तो क्या कह रहे हैं कि वो चारों तरफ से जब इक्वल स्ट्रेस लगता है ना, तो उसका मटेरियल पे कोई असर ही नहीं पड़ता। ये 5 इसकी अजम्पशन है जो कि प्लास्टिसिटी थ्योरी में बताई गई हैं। अब आगे लिखा हुआ है कि ये 2 अजम्पशन तो हमें समझ आती हैं, लेकिन जो तीसरी अजम्पशन है ना, इसमें थोड़े से मसले मसाइल हैं। ये अजम्पशन वैसे प्रैक्टिकल नहीं है, ये सिर्फ थ्योरेटिकल ही है। अब ये होता क्या है, दो सपोज को यहाँ पे मटेरियल है, मटेरियल को पहले हम क्या करते हैं, स्ट्रेस करते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस दे रहे हैं,
और टेंसाइल स्ट्रेस हमने देखे ना, उसकी यील्ड पॉइंट से पहले पहले उसको टेंसाइल स्ट्रेस दी और फिर उसको छोड़ दिया, तो वापसी अपनी ओरिजिनल शेप पर आ गया वो। फिर हमने उसको कंप्रेसिव स्ट्रेस दिया अपने मटेरियल को। जब कंप्रेस किया तो कंप्रेशन में भी ना इसका एक यील्ड पॉइंट आता है जहाँ से यील्डिंग स्टार्ट होती है। उस यील्डिंग पॉइंट से पहले पहले अगर उसको छोड़ देना, वापसी आकर हमारा मटेरियल अपनी ओरिजिनल शेप पे वापसी आ जाएगा, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे। लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं कि अपने मटेरियल को स्ट्रेस टेंसाइल स्ट्रेस दे रहे हैं और यील्ड पॉइंट से ऊपर जाके उसको छोड़ते हैं, ये यील्ड पॉइंट से ऊपर निकल गए हम, तो ये यील्ड पॉइंट है, इससे पहले पहले आपका इलास्टिक लिमिट है, इसके बाद आपके पास प्लास्टिक लिमिट है। अगर हम यील्ड पॉइंट से ऊपर प्लास्टिक रीजन तक जाके उसको फिर छोड़ते हैं और अब बाहर उसको वापसी लेकर आते हैं, तो वापसी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे भी थोड़ा सा ये डिफॉर्म हो चुका है, प्लास्टिकल डिफॉर्म हुआ है। अब जब उसको कंप्रेसिव स्ट्रेस देते हैं, तो जब उसको कंप्रेसिव स्ट्रेस देते हैं तो उसका यील्ड पॉइंट जो होता है ना, वो एक्चुअल यील्ड पॉइंट से पहले आ जाता है। सही है। तो कंप्रेशन में आपका यील्ड पॉइंट अगर एक्चुअल यील्ड पॉइंट से पहले आ जाए, उसकी वजह क्या होती है कि आपने उसको टेंसाइल स्ट्रेस में, जब उसको टेंसाइल स्ट्रेस दिया था, आपने उसको ज़्यादा डिफॉर्म कर लिया था, आप उसको प्लास्टिक रीजन तक लेके चले गए थे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि आपका जो यील्ड पॉइंट था ना, वो जल्दी अचीव हो गया कंप्रेशन में। तो इस यील्ड पॉइंट का जल्दी अचीव होना ड्यूरिंग कंप्रेशन, बिकॉज ऑफ दिस, इसको बोलते हैं कि ये ब्रूस-सिंगर इफेक्ट होता है। समझ आए? आ गया समझ जबरदस्त। हाँ आ गया। आराम भाई? हाँ आ गया आ गया। सही है। ये ब्रूस-सिंगर इफेक्ट में दो किस्म की चीज़ें होती हैं, एक होती है आइसोट्रोपिक हार्डनिंग होती है, एक होती है काइनेमेटिक हार्डनिंग होती है। अब देखो यहाँ पे जो ये वही पॉइंट है, फॉर एग्जांपल आपका मटेरियल था ना, वो एक्चुअली यहाँ पर आके, अगर हम बिल्कुल प्योर मटेरियल लेते हैं और उसको सपोज कर रहे हैं कि वो आइसोट्रोपिक है, हर तरफ वो सेम बिहेवियर शो कर रहा है, तो होता है कि जब उसको फॉर एग्जांपल ये उसकी लिमिट है, टेंसाइल की जो यील्ड पॉइंट है वो है, और ये उसका जो कंप्रेशन का यील्ड पॉइंट है वो है। अगर हम इसको ज़्यादा डिफॉर्म कर लेते हैं, और अच्छा एक्चुअल मटेरियल में होता क्या है, अगर बिल्कुल प्योर मटेरियल ले रहे हैं, अगर हमने सपोज किया होगा आइसोट्रोपिक मटेरियल है वो, तो जितना उसका यील्ड पॉइंट होगा ना ड्यूरिंग टेंसाइल, फॉर एग्जांपल यील्ड पॉइंट की वैल्यू अगर 5 मेगा पास्कल है, तो वही यील्ड पॉइंट की वैल्यू उसकी कंप्रेशन में भी होगी। अगर हम सपोज कर रहे हैं कि बिल्कुल आइसोट्रोपिक आपकी मटेरियल है, उसके अंदर अगर आइसोट्रोपिक हार्डनिंग हो रही है, सही है, तो आइसोट्रोपिक हार्डनिंग क्या होती है, अगर आपका मटेरियल आइसोट्रोपिक है तो होता क्या है, जो इसकी यील्ड पॉइंट है ना ड्यूरिंग टेंसाइल स्ट्रेस, वही उसका कंप्रेसिव यील्ड पॉइंट भी होगा। लेकिन अगर हम इसमें वही मसले मसाइल करते हैं, इसको दोबारा थोड़ा एक्सटेंड करके यहाँ तक लेके चले आते हैं प्लास्टिक रीजन तक, अब जब उसको दोबारा यहाँ पे लेकर आएंगे तो वो पहले ही आपका यील्डिंग शो कर देगा यहाँ पे, इसको बोलते हैं कि वो काइनेमेटिक हार्डनिंग हुई थी। फिर तो बेसिकली वही ब्रूस-सिंगर इफेक्ट है। ब्रूस-सिंगर इफेक्ट में ये बताना चाह रहे हैं कि ब्रूस-सिंगर इफेक्ट में ये दो मसले मसाइल आते हैं, काइनेमेटिक हार्डनिंग होती है या फिर आइसोट्रोपिक हार्डनिंग होती है, जो कि प्रैक्टिकली ये काम होता है, लेकिन थ्योरेटिकली हमने इस इफेक्ट को इग्नोर किया हुआ है। बेसिकली दो स्लाइड ये बता रही है कि आपने जिसको इग्नोर किया हुआ है ना, ये बहुत बड़ी अजम्पशन है, सही है। तो ये अजम्पशन बेसिकली लेनी नहीं चाहिए थी, लेकिन इसको लेने का फ़ायदा ये होता है कि आपके जो प्रोसेस होते हैं ना, जो कि ये वाले प्रोसेस होते हैं एक्सट्रूजन के प्रोसेस, एक्सट्रूजन के, ड्राइंग के, शीट मेटल में, इसमें होता है क्या है कि आप ऑलरेडी इस चीज़ को इग्नोर कर चुके होते हो, क्योंकि आप अपने मटेरियल को इतना ज़्यादा गर्म कर लेते हो, 0.2 या 0.3 टाइम ऑफ उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, इतना ज़्यादा गर्म करने का फ़ायदा ये होता है कि आप ये इफेक्ट ना आपको दिखता नहीं अपने मटेरियल में, अगर दिखता भी तो बहुत कम दिख रहा होता है। आप स्टार्ट यहीं से लेते हो, यहाँ से, इन प्रोसेस में ये पुराने प्रोसेस होते हैं, इस प्रोसेस में आपका स्टार्ट यहाँ से होता है, इस जगह से, सही है। इसलिए ब्रूस-सिंगर इफेक्ट अगर हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर की बात करें, उसमें काफ़ी इफेक्टिव होता है, लेकिन अगर मटेरियल हम हॉट कर लें या कोल्ड वर्किंग या हॉट वर्किंग करें, तो उसमें इसका इफेक्ट को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, नहीं तो ये मसले मसाइल इसके अंदर आते हैं।
अच्छा, एक और एग्जाम्पशन भी है अपनी प्लास्टिक थ्योरी में। आमतौर पर मटेरियल में होता है कि जब मटेरियल को हम लोग कंप्रेस करते हैं, उसका स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ बनाते हैं, तो वो कुछ ऐसा बिहेवियर शो करता है। शुरू में उसका प्लास्टिक रीजन होता है, इलास्टिक रीजन होता है, फिर इलास्टिक रीजन के बाद कुछ ऐसे ऊपर जा रहा होता है, इसका तो क्या बोलते हैं, इसके अंदर स्ट्रेन हार्डनिंग हो रही है। जब भी आपका ग्राफ है तो ऊपर ऊपर जा रहा है, मतलब क्या है, इसके अंदर स्ट्रेन हार्डनिंग हो रही है। यहाँ पे क्या है, इस पॉइंट तक आ गया आपका मटेरियल बिल्कुल स्ट्रेन हार्ड हो चुका है। लेकिन उन्होंने एक और असम्पशन क्या की हुई है कि आपके मटेरियल के अंदर स्ट्रेन हार्डनिंग नहीं हो रही, वो एक परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल। ये भी एक असम्पशन है इस थ्योरी की। और इस असम्पशन का फ़ायदा क्या होता है, हमारे पास हॉट रोलिंग के अंदर, कोल्ड रोलिंग के अंदर इसको हम लोग देख रहे होते हैं। एक और ये भी असम्पशन में क्या बोल रहा है कि अमूमन होता क्या है कि मटेरियल को हम लोग अगर स्ट्रेस दे रहे होते हैं तो वो स्ट्रेन हार्डनिंग शो कर रहा होता है, लेकिन एक्चुअली यही होता है। और हमने सपोज तो किया हुआ है कि हमारा जो मटेरियल है वो एक परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल है, तो वो स्ट्रेन हार्डनिंग शो नहीं करता। जैसे ही वो अपने इलास्टिक लिमिट से निकलता है, बाहर आता है, तो वो प्योरली एज अ प्लास्टिकली एलिमेंट बिहेव कर रहा होता है। तो ये पूरा इसका ना, ये प्लास्टिक रीजन होता है और इसके अंदर स्ट्रेन हार्डनिंग भी नहीं हो रही, जबकि एक्चुअली में स्ट्रेन हार्डनिंग हो रही होती है। ये जो सारे मॉडल बनाए हुए हैं ना, ये बेसिकली स्टडी प्रोसेस के लिए बनाए हुए हैं कि प्रोसेस को स्टडी कर लें सिर्फ, जबकि मेटल को बहुत ही हाई टेम्परेचर पे वर्किंग की जा रही हो, जैसा कि हॉट रोलिंग, कोल्ड रोलिंग। लेकिन एक्चुअली हम करते क्या है, एक्चुअली इस प्रोसेस को हम लोग इग्नोर करते हैं और ये वाले प्रोसेस को हम लोग देख रहे होते हैं। अच्छा, इसमें क्या है, ये वही है। अगर वो बताना चाह रहे हैं कि अगर हम अपने मटेरियल को गर्म करते हैं ना, तो हम इस वाले प्रोसेस को इग्नोर कर सकते हैं और स्टार्ट ही सिर्फ यहाँ से लेते हैं। ये वही चीज़ है, सही है। अगर मैं अपने मटेरियल को गर्म कर लेना, तो क्या करते हैं, इस मटेरियल को इस वाले प्रोसेस को इग्नोर कर लेते हैं और स्टार्ट ही हमारा यहाँ से होता है। रियल हम सब हमने हमारी सपोजिशन ये है, लेकिन एक्चुअली स्टार्ट ये ऐसे होता है। समझ आ रहा है कुछ? हाँ अरे तो ये वही बात लिखी हुई है कि एक्चुअली हम अपने मटेरियल को इतना ज़्यादा गर्म कर लेते हैं, तो होता क्या है कि जो उसका जो प्लास्टिक रीजन होता है, इलास्टिक रीजन होता है ना, वो इतना ज़्यादा अमल में आ नहीं रहा होता। तो सिर्फ प्लास्टिक रीजन को ही हम लोग कंसिडर कर रहे होते हैं अपनी स्टडी के अंदर, इन खासकर इन प्रोसेस में। ये जो बात हो रही है ना सारी प्लास्टिसिटी थ्योरी की, ये ख़ास तौर पे इन प्रोसेस को मद्देनजर रख के बात हो रही है। एक्सट्रूजन, ड्राइंग, शीट मेटल, इनको देखा जा रहा है। चलो फिर आगे हमारे पास क्या है, जिस तरीके से हमारे पास शुरू में अगर यहाँ तक जो इलास्टिक हमारे पास डिफॉर्मेशन हो रही होती है, इससे हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर होता है, हम बोलते हैं यंग मॉडुलस। इस तरह आपका कांस्टेंट जो प्लास्टिकली डिफॉर्मेशन हो रही थी ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्ट्रेट हार्डनिंग है, फिर प्लास्टिकल डिफॉर्म हो रहा है आपका, इसके लिए भी उन्होंने एक कांस्टेंट निकाला हुआ है जिसको कैपिटल के का नाम दिया हुआ है, और इसका नाम दिया हुआ है टेंजेंट मॉडुलस। होता है कि ये चीज़ एक्चुअली पूरी स्ट्रेट नहीं होती, सही है, एज अ कर्व होती है। तो किसी भी पॉइंट पे हम एक टेंजेंट गिराते हैं और उस टेंजेंट का निकाल लेते हैं स्लोप। सही है, स्लोप क्या होता है, चेंज इन वाई डिवाइड बाय चेंज इन एक्स। तो ये चेंज इन वाई है, ये चीज़, इसको डिवाइड कर दिया चेंज इन एक्स से, तो हमारे पास एक के का फैक्टर आ गया जो कि टेंजेंट मॉडुलस कहलाता है। फर्दर मैंने इस स्लाइड में बोला गया कि आपकी जो जब भी हम किसी भी चीज़ को प्लास्टिकल डिफॉर्म कर रहे होते हैं ना, तो प्लास्टिकल डिफॉर्मेशन में आपका वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होता। तो इस कंडीशन को यूज़ करते हुए एक डेरिवेशन छोटी सी, उसमें क्या किया हुआ है, ये इनिशियल स्टेप जब इसको प्लास्टिकल डिफॉर्म कर रहे हैं और फाइनल वॉल्यूम आपका दोनों बराबर होगा बिफोर एंड आफ्टर द प्रोसेस। अब होता है क्या, जो वॉल्यूम बराबर होता है वो थिकनेस इंटू विड्थ इंटू लेंथ के बराबर है, यहाँ भी थिकनेस इंटू विड्थ इंटू लेंथ के बराबर है। इसको यहीं पे छोड़ दिया। बेसिकली आपको जो स्ट्रेन होता है बराबर होता है चेंज इन लेंथ बराबर ओरिजिनल लेंथ। तो ये चेंज इन लेंथ क्या होती है, एल एफ माइनस एल आई होती है। इसका एल से ओपन करेंगे क्या हो जाएगा, एल एफ अपॉन एल नॉट हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस एल नॉट अपॉन एल नॉट आ जाएगा। वो एल नॉट अपॉन एल नॉट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा। सही है, यहाँ पे इसको हमने एक वेरिएबल असाइन कर दिया है जो कि लेमडा असाइन कर दिया है। तो ये 1 माइनस 1 के प्लस ऐड हो गया। तो लेमडा क्या है, अगर बोलो कि लेमडा की वैल्यू 2 है, इसका मतलब क्या होगा
कि पहले मेरा मटेरियल ये था इनिशियली, प्लास्टिकल डिफॉर्म होने से पहले। जब इसको प्लास्टिकल डिफॉर्म किया तो क्या हो गया, मेरा मटेरियल जो था ना वो इनिशियल लेंथ का डबल हो गया। सही है। लैम्डा की वैल्यू की सिग्निफिकेंस है, वो बोले इसकी वैल्यू जो है वो 1.5 है। इसका मतलब क्या है, अगर पहले आपका मटेरियल ये था तो स्ट्रेच करने के बाद ये 1.5 टाइम बढ़ गया है। ये तो इसकी सिग्निफिकेंस है। आमतौर पर न्यूमेरिकल में ना इसकी सिर्फ वैल्यू दे देते हैं कि इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 3 है। तो बेसिकली लैम्डा की वैल्यू होती है और क्या बता रहा होता है कि आपके फाइनल लेंथ में कितना गुना इजाफा हो गया इनिशियल लेंथ के मुताबिक। अब देखो ये आपके पास फाइनल पैरामीटर्स है, ये इनिशियल पैरामीटर्स हैं। अभी यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है इनिशियल पैरामीटर, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वहाँ जाके सारे डिवाइड हो जाएंगे तो ऐसे लिख दिया इसको। तो ये चीज़ यहाँ पर आई हुई है। अभी जो एल एफ अपॉन एल नॉट ये एक लैम्डा है, डब्ल्यू एफ अपॉन डब्ल्यू नॉट ये दूसरा लैम्डा है, और टी एफ अपॉन टी नॉट ये तीसरा लैम्डा है। सब क्या बता रहे हैं, सभी एक अपनी अपनी पर्टिकुलर डायरेक्शन में लैम्डा की वैल्यू बता रहे हैं। सही है, क्योंकि 3D में 3 डायमेंशन होती है ना, लेंथ, विड्थ और थिकनेस। तो ये तीनों अपने अपनी रिस्पेक्टिव डायरेक्शन में कितना चेंज आ रहा है वो बता रहे हैं। जो लैम्डा था वो E+1 के बराबर था, ε+1 यहाँ पे लिख दिया। ये एक्स डायरेक्शन का आ गया क्योंकि लेंथ एक्स में ली हुई है। ये वाई का क्योंकि वाई जो है वो विड्थ इन्होंने सपोज किया हुआ है, और जेड को इन्होंने थिकनेस सपोज किया हुआ है। सही है। अब फिर इसने क्या सॉल्यूशन किया तो हमारे पास EX + EY + EZ 0 के बराबर आ गए। अब इसमें एक सपोजिशन क्या है कि अगर हम प्लास्टिकल रीजन की बात कर रहे हैं तो जितना स्ट्रेन आपका एक्स में आएगा उतना स्ट्रेन आपका वाई में आएगा। अगर एक्स और वाई की वैल्यू बराबर है तो आपके पास जो EZ होगा वो इसके बराबर होगा। तो बेसिकली सिंपल एक किस्म की छोटी सी डेरिवेशन है, उसमें बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आपके पास जो स्ट्रेन इन एक्स बराबर होता है स्ट्रेन इन वाई के ड्यूरिंग प्लास्टिक, ये पी का मतलब प्लास्टिकल डिफॉर्म हो रहा है ड्यूरिंग प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, और आपको जो EZ होता है वो वेरी करता है। बेसिकली दोनों का हाफ होता है वो। सही है। कोई क्वेश्चन है इसमें? सही है, ठीक है। या भाई हरम भाई कुछ क्वेश्चन है? नहीं नहीं, क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, इसमें क्या लिखा हुआ है? अच्छा, 2 किस्म की आपके पास बॉडीज़ होती हैं। एक होता है आपके पास परफेक्टली प्लास्टिक मॉडल होता है। परफेक्टली प्लास्टिक क्या बोलता है कि जिसके अंदर आप स्टार्ट ही डायरेक्ट यहाँ से करते हो, ये परफेक्टली प्लास्टिक मॉडल है। तो ये जिसमें आप स्टार्ट ही डायरेक्ट कहाँ से करते हो, आप सपोज करते हो कि इसके अंदर इलास्टिसिटी का पैरामीटर है ही नहीं। दूसरा क्या होता है, आप दोनों चीज़ सपोज कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि वो इलास्टिक मॉडल इलास्टिसिटी भी है और उसके अंदर इलास्टिसिटी भी है, प्लास्टिसिटी भी और इलास्टिसिटी भी है, उसको फिर आप ऐसे असाइन कर रहे हो। तो ये क्या बता रहा है, इनिशियली अगर आप ग्राफ बनाते हो ना तो शुरू में ऐसे इलास्टिकल डिफॉर्म होता है, फिर प्लास्टिकल डिफॉर्म होता है। तो इस मॉडल के अंदर अब इसका इलास्टिक पैरामीटर भी देख रहे हो कि इलास्टिकली कितना स्ट्रेन आ रहा है इसके अंदर, प्लस इसके साथ साथ प्लास्टिकली भी कितना स्ट्रेन आ रहा है। सही है। तो वो लिखा हुआ है वन प्लास्टिक स्ट्रेन एंड इलास्टिक स्ट्रेन आर कंपेरेबल, अगर दोनों की वैल्यू इतनी, इसकी इतनी वैल्यू इतनी ज़्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल हम हॉट वर्किंग परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, हमने अपना जो मटेरियल है उसको इतना ज़्यादा गर्म नहीं किया हुआ, तो उसमें आपका इलास्टिकली जो डिफॉर्मेशन होगी वो भी असरअंदाज हो रही होगी। तो अगर हमारे पास इलास्टिक स्ट्रेन और इलास्टिक स्ट्रेन कंपेरेबल होंगे, वी नीड टू इंक्लूड बोथ इन द मॉडल। तो ये अगर हमने अपने मटेरियल को ज़्यादा गर्म ना किया, ये आमतौर पर ना एल्यूमिनियम के केस में ऐसा होता है। एल्यूमिनियम में क्या होता है कि हम उसकी जो वर्किंग कर रहे होते हैं ना, उसको हम शेप बना रहे होते हैं एल्यूमिनियम की, तो उसको रूम टेम्परेचर पे बना रहे होते हैं, तो उसके अंदर हमारा इलास्टिकली स्ट्रेन भी आ रहा होता है और प्लास्टिकल स्ट्रेन भी आ रहा होता है। सही है। तो जो नेट स्ट्रेन हमारा बनता है ना वो दोनों के सम के बराबर होता है। अगर प्योरली आप इलास्टिक मॉडल सपोज कर रहे हो तो फिर आप सिर्फ इसको इग्नोर करते हो
अगर आप दोनों का इम्पैक्ट आपके मॉडल में आ रहा है तो इलास्टिकल भी लेते हो, आप प्लास्टिकल भी ले रहे हो। तो ये लिखा हुआ है, इसमें वो लिखा है वर्क हार्डनिंग कैसे होती है। हार्डनिंग कैसे करते हैं, अगर आपका मटेरियल है, वर्क हार्डनिंग आल्सो नोन एज स्ट्रेन हार्डनिंग और कोल्ड वर्किंग इज स्ट्रेंथनिंग ऑफ मटेरियल बाय प्लास्टिक डिफॉर्मेशन दी स्ट्रेंथ। ये भी बताई जा रही है जैसे यहाँ पे, जैसे ये आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है ना, यहाँ तक आपका इलास्टिकल डिफॉर्म होता है, फिर इलास्टिकल के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट आता है जहाँ तक के बाद प्लास्टिकल डिफॉर्मेशन स्टार्ट होती है। फिर उसी प्लास्टिकल डिफॉर्मेशन में एक और पॉइंट आता है आगे जाके, जिसे हम बोलते हैं कि यहाँ पे स्ट्रेन हार्डनिंग हो रही है। वही बात लिखी है स्लाइड में कि अक्सर मटेरियल को हम लोग स्ट्रेन हार्डनिंग के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे ये प्लेट है, इसको हम स्ट्रेन हार्डन कर रहे हैं ताकि ये थोड़ा रिजिड शेप बन जाए इसकी। बाकी तरह वही लिखा है उसका कि स्ट्रेन हार्डनिंग कैसे होती है और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जाके उसकी स्ट्रेन हार्डनिंग हो रही होती है। अच्छा, ये कुछ क्वेश्चन है, इसमें क्या लिखा हुआ है, डज वर्क हार्डनिंग इज़ डन एट रूम टेम्परेचर। तो जो हार्डनिंग जो कर रहे होते हैं, क्या वो रूम टेम्परेचर पे की जाती है। लिखा हुआ है वर्क हार्डनिंग इज जनरली डन अंडर द कोल्ड वर्क और हॉट वर्क इन्वायरमेंट। अच्छा, हार्डनिंग को कोल्ड वर्क में या हॉट वर्क में करने का फ़ायदा क्या होता है कि हम जो ये वाला फिनोमिना होता है ना, इससे बच जाते हैं। विपत लिखी हुई यहाँ पे, कोल्ड वर्क में क्या होता है कि हम 0.3 से 0.5 टाइम्स जो टेम्परेचर होता है ना, इसका मल्टी पॉइंट तक टेम्परेचर तक गर्म करते हैं उसको, सही है। और हॉट वर्क में क्या होता है कि इसको 0.5 से 0.8 तक टाइम तक गर्म करते हैं उसके मेल्टिंग टेम्परेचर के। उससे होता है क्या है कि हम जो ये वाला फिनोमिना होता है ना, इसको ऑब्जर्व नहीं कर रहे होते, हमारा काम स्टार्ट ही यहीं से होता है। इससे हमें फ़ायदा क्या होता है, हमारी मशीन को काम कम करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मटेरियल को हम गर्म नहीं करते तो हमारी मशीन को ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती इसको स्ट्रेन हार्डनिंग करने के, क्योंकि पहले इसको यहाँ तक इसको पहले कंप्रेस करना पड़ता है या स्ट्रेच करना पड़ता है इस बॉडी को। गर्म करने से फ़ायदा होता है, हमें फोर्स कम लगानी पड़ती है, हमारा जो मशीन वर्क होता है वो कम हो रहा होता है, सही है। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि आप अपना जो काम परफॉर्म करो वो वर्क हार्डनिंग जो कर भी रहे हो तो या तो उसको कोल्ड वर्किंग में करो या इसको हॉट वर्किंग में करो। फिर एक सवाल आता है, अगर आपके पास बहुत ही सॉफ्ट या डक्टाइल मटेरियल होते हैं। सॉफ्ट डक्टाइल क्या होते हैं, जैसे एलुमिनियम है, ये आसानी से बैंड हो जाते हैं। तो इसके लिए हम आप दोनों प्रेफरेबल क्या होता है कि इसको हम रूम टेम्परेचर पे करें, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे करने से इसके अंदर इसकी प्रॉपर्टी कुछ ऐसी है कि ये आपके पास इतनी वजह इसको फोर्स लगानी पड़ती नहीं है और ये आराम से डिफॉर्म हो भी जाता है रूम टेम्परेचर पे। और ये पार्ट लिखा हुआ है इसके अंदर, इसका जो डिफॉर्मिंग होती है वो रूम टेम्परेचर पे हो जाती है और इसके अंदर रूम टेम्परेचर ज़्यादा स्ट्रेन हार्डनिंग हो भी नहीं रही होती टू लार्ज एक्सटेंट दैट रिजल्ट इन। तो देखो, स्ट्रेन हार्डनिंग का एक फ़ायदा तो ये होता है कि हमारा मटेरियल टफ हो जाता है, लेकिन अगर हम ज़्यादा स्ट्रेन हार्डनिंग करते हैं वापस क्रैकिंग का खदशा भी आ रहा होता है। तो ये भी एक रीज़न है, क्रैकिंग से बचने के लिए भी हम कोल्ड वर्क और हॉट वर्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। इस वर्किंग के ज़रिए हम क्रैकिंग से ही बच जाते हैं। लेकिन अगर इन्हीं मटेरियल को हम बगैर गर्म किए इसको हम हॉट और कोल्ड रोल करते हैं, इसको हम बगैर गर्म किए, तो उसमें क्रैकिंग का खदशा हमारे पास होता है। लेकिन एलुमिनियम ऐसा मटेरियल है जो कि ये प्रॉपर्टी शो कर रहा होता है कि वो रूम टेम्परेचर पर उसको कर दो काम चल जाता है और वो क्रैकिंग का फिनोमेना भी ऑफर नहीं कर रहा होता। व्हाट आर द बेनिफिट दैट ऑब्टेन व्हाइल वर्किंग हार्डनिंग अंडर कोल्ड एंड हॉट एनवायरनमेंट। ये वही फर्दर बेनिफिट लिखे हैं हमें कि क्या क्या बेनिफिट होता है अगर हम कोल्ड वर्क और हॉट वर्क परफॉर्म करें। फ़ायदा क्या होता है, हमारे पास एक कम लोड लगाना पड़ता है हमारी मशीनों को, सही है। और दूसरा इट विल अवॉइड फेलियर, दूसरा स्ट्रेन हार्डनिंग से जो फेलियर होते हैं ना, जैसे क्रैकिंग के फेलियर होते हैं, उससे हम लोग बच जाते हैं। वो लिखा हुआ अगर हम इसको रूम टेम्परेचर पे करते हैं तो हमारे पास माइक्रो क्रैक्स वगैरह आने का खदशा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है क्रैकिंग होती है और हमारा मटेरियल फेल हो सकता है। समझ आया कि कुछ सवाल समझ आया ये दोनों? हाँ मतलब आ गया। हाँ आ गए। फिर दूसरा जो हमने शुरू में पढ़ा था ना कि अगर हम इसके अंदर जैसे हमारा मटेरियल होता है उसके अंदर हम लोग इलास्टिकल स्ट्रेन भी देख रहे हैं, उसके अंदर हम प्लास्टिकल स्ट्रेन भी देख रहे हैं, तो उसको थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन यहाँ पे किया हुआ है।
उसको इन टर्म ऑफ स्ट्रेस की फॉर्म में बताया जा रहा है। देखो ये वही हमारे पास टोटल स्ट्रेन है, ये हमारे पास जो स्ट्रेन है ना ये इलास्टिकल स्ट्रेन है, सही है, और ये हमारे पास जो है प्लास्टिकल स्ट्रेन है। जैसे यहाँ पे अगर हम अपने मटेरियल के अंदर इलास्टिकली और प्लास्टिकली दोनों किस्म की डिफॉर्मेशन को देख रहे हैं कि दोनों डिफॉर्मेशन को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं क्योंकि डिफॉर्मेशन दोनों काउंटेबल हैं। ये जो होगा हमारे पास स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये चीज़ है, तो इसकी वैल्यू सिग्मा अपॉन ई आ जाएगी, इसकी वैल्यू। इसी तरह प्लास्टिकल डिफॉर्मेशन में हमारे पास ई नहीं होता, हमारे पास के होता है, सही है, इसलिए हमें के का फैक्टर आया हुआ है, के का फैक्टर, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो एक प्लास्टिकल डिफॉर्म कर रही है। और इसके अंदर पावर एन भी होती है। एन के पावर का मतलब होता है अगर एन की पावर हमारे पास 0 से लेकर 1 तक रेंज में लाई कर रही है, या 0 लाई कर रही है या 1 लाई कर रही है, इनके मतलब होता है अगर 0 पे, इसका मतलब क्या होता है कि हमारा जो मटेरियल है वो परफेक्टली प्लास्टिक सॉलिड है। इसका मतलब क्या है, वो ये है, वो ये है। अगर हमारा मटेरियल इसकी रेंज जो है वो 1 है तो परफेक्टली इलास्टिक सॉलिड है, मतलब वो प्लास्टिक बिहेवियर शो ही नहीं कर रहा है, वो इलास्टिक बिहेवियर शो कर रहा है। आमतौर पर जितने मटेरियल होते हैं उनकी रेंज होती है 0.1 से 0.5 तक की रेंज में होती है, और इसका पर्टिकुलर फार्मूला है ये वाला। इसके वजह से न्यूमेरिकल वगैरह नहीं है, सिर्फ ये थ्योरी है। इससे बता रहे हैं टोटल डिफॉर्मेशन होती है, स्ट्रेन जो टोटल होता है वो इलास्टिकल स्ट्रेन प्लस आपके पास प्लास्टिकली स्ट्रेन होता है, सही है। बस क्या लिखा हुआ है। अच्छा, फिर एक और किसी का मटेरियल आता है, एक और मटेरियल आता है जिसको बोलते हैं विस्को इलास्टिक मटेरियल होता है। और जो विस्को इलास्टिक मटेरियल होते हैं डिपेंड करते हैं आपके पास हैविंग रेट डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन। जैसा कि जो प्लास्टिसिटी थी ना, प्लास्टिसिटी जो था वो आपके पास इंडिपेंडेंट था डिफॉर्मेशन के, कि अगर आप जल्दी फोर्स लगाते हो तो वो सेम बिहेवियर शो करेगा। लेकिन आपको जो विस्को इलास्टिक मटेरियल होते हैं, कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि आपके पास रेट डिपेंडेंट होते हैं डिफॉर्मेशन। अगर आप जल्दी लगाओगे ना रेट, फॉर एग्जाम्पल आपने स्ट्रेन ज़्यादा दे दिया, स्ट्रेन जल्दी दे दिया स्ट्रेन, तो आपका जो ग्राफ होता है वो अलग बनता है। जैसे यहाँ पे देखिए अगर ज़रा, ये स्ट्रेन का रेट है, ये रेट ऑफ स्ट्रेन। अगर आप रेट ऑफ स्ट्रेन बढ़ाते हो तो आपका जो यील्ड पॉइंट होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये आपका नॉर्मल आपने स्ट्रेन लगाया तो आपका यील्ड पॉइंट नीचे आ गया, लेकिन आपने डिफॉर्मेशन जल्दी जल्दी किया, आपने अपने फोर्स की वैल्यू जल्दी जल्दी बढ़ाना शुरू कर दी, तो आपका यील्ड पॉइंट भी बढ़ जाता है। इस तरह अगर आपने इसकी वैल्यू और बढ़ा दी, अब जो फोर्स लगा रहे हो मटेरियल पे उसको डिफॉर्म करने के लिए, आपने ज़्यादा तेज़ी से लगा रहे हो तो इसका यील्ड पॉइंट और बढ़ जाता है। तो जो विस्को इलास्टिक मटेरियल एक ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि रेट डिपेंडेंट होते हैं डिफॉर्मेशन के। अगर जल्दी डिफॉर्म करा रहे हो ना आप, तो आपका यील्ड पॉइंट बढ़ता रहता है। इस तरह पॉलीमर और दूसरे कुछ ऐसे अलॉय होते हैं, वो कुछ ऐसे बिहेव कर रहे होते हैं। शुरू में वो आपका इलास्टिकली बिहेव कर रहे होते हैं, सही है, फिर सॉफ्ट होते हैं, उसके बाद फिर आपके हार्डन होना शुरू हो जाते हैं। तो कुछ पॉलीमर और दूसरे अलॉय वगैरह हैं वो इस किस्म का बिहेवियर आपका शो कर रहे होते हैं।